हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम इन आर यूट्यूब चैनल। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट की डेफिनेशंस, देन डिफरेंस बिटवीन द इस्केमिक स्ट्रोक एंड द हेमरेजिक स्ट्रोक, पैथोफिजियोलॉजी, और आज हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। दैट मीन्स जो डिजीज कंडीशन अकर हो रही है उसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स हैं वो अपीयर होते हैं। जो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ देखा था जिसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर या फिर क्लिनिकल डिफेक्ट के अंदर हम यहाँ पे 6 कैटेगरीज को इन्वॉल्व किया था, जिसमें फर्स्ट वन आती है मोटर डेफिशिएट। दैट मीन्स अपनी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, जो अपनी बॉडी है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। मोटर रिस्पॉन्स की मोटर डेफिशिएंट किससे रिलेटेड हो रहा था? रिस्पॉन्स से रिलेटेड। किसी भी तरह की स्टिमुलाई है उसके अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है मोटर डेफिशिएट के अंदर। नेक्स्ट वन आता है सेंसरी डेफिशिएट। दैट मीन्स जो सेंसेशन है प्रॉपर्ली वो फील नहीं हो पा रहा है, किसी भी तरह की स्टिमुलाई है उसको वो परसीव नहीं कर पा रहा है। वर्बल डेफिशिएट, दैट मीन्स पर्सन है वो प्रॉपर्ली बोल नहीं पा रहा है। नेक्स्ट वन आता है इमोशनल डेफिशिएट। इमोशनल डेफिशिएट का मीन्स क्या होता है? जो इमोशन है वो प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है और जो अपनॉर्मल इमोशन है उसको वो एक्सप्रेस कर रहा है। विजुअल डेफिशिएट, दैट मीन्स पर्सन है वो प्रॉपर्ली विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है ऑब्जेक्ट को। एंड लास्ट में आता है कॉग्निटिव डेफिशिएट। कॉग्निटिव डेफिशिएट दैट मीन्स जो मेंटल एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी डिप्रेस हो गई, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इससे रिलेटेड ही जो सिम्टम है, स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है सडन नमनेस और वीकनेस ऑफ द फेस, आर्म और लेग्स। अगर यहाँ पे इस्टेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है तो स्टार्टिंग के अंदर जो सिम्टम्स अपीयर होंगे वो क्या होगा? सडन नम्बनेस और वीकनेस ऑफ द फेस, आर्म एंड द लेग, स्पेशली वन साइड ऑफ द बॉडी। यानी अगर अपनी बॉडी में या फिर ब्रेन के पास में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है तो सबसे पहले सिम्टम्स में क्या होगा कि अपनी वन साइडेड बॉडी पार्ट है वो वहां पर वीकनेस होने लग जाएगी, नमनेस आ जाती है। और सेकेंड वन आता है सडन कंफ्यूजन, ट्रबल स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीच। पर्सन है वो उसके अंदर कंफ्यूजन स्टेट आ जाएगा, मतलब वो कंप्लीटली अवेयर नहीं रहेगा, ओरिएंट नहीं रहेगा। देन ट्रबल स्पीकिंग, प्रॉपरली वो बोल नहीं पाएगा। इसके साथ साथ में अंडरस्टैंडिंग स्पीच, दैट मीन्स जो भी है जो बोल पा रहे हैं उसकी जो स्पीच है उसको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन आता है सडन ट्रबल सीन इन वन और बोथ आईज, मतलब दोनों, एक या दोनों आई से वो प्रॉपरली देख नहीं पा रहा है। नेक्स्ट वन आता है सडन डिफिकल्टी वॉकिंग, डिजीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस एंड दी कोऑर्डिनेशन। प्रॉपरली पर्सन हो वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पा रहा है। डिजीनेस का मीन्स होता है मतलब पर्सन है उसको ऐसे लग रहा है सडेशन सडेशन, स्लीपीनेस स्लीपीनेस, डिजीनेस यानी स्लीपीनेस जैसा लगता है। लॉस ऑफ द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, दैट मीन्स जो उसकी मसल्स हैं वो प्रॉपरली वहाँ पर मसल्स के बीच में बैलेंस नहीं हो रहा है और वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। जो स्केलेटल मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही हैं। नेक्स्ट वन आता है सडन सीवियर हेडेक विथ नो अननोन नो नोन कोजेस, यानी उसको कोई एग्जैक्टली कोज नहीं पता है लेकिन उसको सीवियर हेडेक होता है। अब सीवियर हेडेक के पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ा होता है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कॉग्निटिव डेफिशिएट में अंदर। कॉग्निटिव डेफिशिएट के अंदर आता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस। पर्सन की मेमोरी है वो इम्पेयर हो जाती है। डिक्रीज अटेंशन स्पैन, इम्पेयर्ड एबिलिटी टू कंसंट्रेट, अल्टर्ड जजमेंट, जो हमने पहले देखा है कॉग्निटिव एक्टिविटी वही है। नेक्स्ट वन इमोशनल चेंजेस के अंदर क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर? जैसे लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, पर्सन है वो अपने आप पे, पर्सन का अपने आप से कंट्रोल है वो लूज हो जाएगा। इमोशनल लाइबिलिटी, दैट मीन्स कोई भी पर्सन है, कोई भी इमोशंस है उसकी वजह से वो ज़्यादा अपने आप पे ले लेगा। या फिर पर्सन के अंदर क्या होता है, कोई भी ट्रिगर पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, कुछ भी नॉर्मल स्टिमुलाई है लेकिन उससे वो ज़्यादा ट्रिगर होना स्टार्ट कर देता है। देन डिक्रीज टॉलरेट टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई भी कैसी भी क्राइसिस कंडीशन आती है जो या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है उसमें वो अपने आप को कोप अप नहीं कर पा रहा है। डिप्रेशन कंडीशन, डिप्रेशन के साथ साथ में पर्सन के अंदर एंजाइटी भी प्रेजेंट रहती है। डिप्रेशन एंड एंजाइटी, फियर, हॉस्टिलिटी, पर्सन के अंदर फियर प्रेजेंट रहेगा। हॉस्टिलिटी दैट मीन्स क्या होता है, पर्सन के सराउंडिंग के अंदर क्या चल रहा है उससे पर्सन को कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है।
या फिर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट वन एंगर, जो फ्रस्ट्रेशन होती है उसमें वो अपने एंगर से वो फ्रस्ट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करेगा, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो भी सीवियर इरिटेबिलिटी, सीवियर इरिटेबिलिटी, पर्सन है वो इरिटेबल रहेगा, इरिटेबिलिटी को फील करता है। एंड फीलिंग ऑफ द आइसोलेट, पर्सन है उसके अंदर ऐसे फील होगा कि वो आइसोलेट है, और इवन पर्सन आगे होके भी खुद भी जो भी फैमिली एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, या कम्युनिटी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं आएगा, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, इसलिए उसके अंदर फीलिंग ऑफ द आइसोलेशन भी आई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अगर सीवियर कंडीशन हो रही है, सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट है, स्ट्रोक कंडीशन हो गई है, या फिर हम उसको बोलते हैं ब्रेन अटैक, तो हम कौन कौन सी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ब्रेन के अंदर ये अबनॉर्मल कंडीशन हो रखी है। जिसमें सबसे पहले तो हम लिखेंगे कंप्लीट हिस्ट्री, ऑनसेट एंड प्रोग्रेसिस। मतलब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पर्सन की कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे। अगर कंप्लीट हिस्ट्री ले रहे हैं तो इस हिस्ट्री के पीछे रीजन क्या होता है, हमें जो प्रीवियस कंडीशन के अंदर जो भी डिजीज कंडीशन है उसका हमें पता चल जाएगा, जो पॉजिटिव फैक्टर उसका पता चल जाएगा, सच एज दी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। सेकेंड वन आता है डायबिटिक मेलाइटस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड कार्डियक डिसीज कंडीशन। कार्डियक डिसीजेस, जो पहले जो प्रीवियस कंडीशंस में कोई भी मेडिकल कंडीशंस है उसको असेस करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी पर्सन की कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे। अब कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं तो हम यहाँ पर पर्सन की प्रीवियस एंड जो करंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट देखेंगे। इसके साथ साथ में ही हम पर्सन की मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री देखते हैं। और अगर मेडिकल हिस्ट्री में दैट मीन्स पहले से पर्सन को कोई भी अगर डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से ये सीवियर होने के चांसेस रहते हैं, इवन हमने पहले से भी मेंशन किया है कि हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलाइटस है, ये दोनों ही कंडीशन ऐसी है जिससे सीवियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इवन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कंडीशन के अंदर भी आता है एजोटेमिया, एसोटेमिया, एंड सेकेंड वन आता है हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, ये जो कंडीशन है इसकी वजह से भी, ये भी एक रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से होने के चांसेस रहते हैं ब्रेन स्ट्रोक के। अदर हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। अब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के लिए हम करते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, नेक्स्ट वन आता है हाइपरटेंशन एंड डायबिटिक मेलाइटस है, उसको हम असेस करेंगे। उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि ये हाइपरटेंशन है, डायबिटिक मेलाइटस है, इनकी सीवियरिटी कितनी है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, लंबे टाइम से रह रहा है, या फिर उसका ड्यूरेशन हम देखेंगे। अदर हम देखते हैं कार्डियक डिजीज कंडीशन, कोई भी कार्डियक डिजीज कंडीशंस है तो वो कितने लंबे टाइम से है और उसका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है। सीजर एंड दी माइग्रेन हम देखेंगे, बॉडी जो ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो कितना हो रहा है जिसकी वजह से पर्सन को सीजर्स, फिट्स एंड कन्वल्जन आ रहे हैं। एंड माइग्रेन देखेंगे, माइग्रेन क्या होता है, एक सीवियर हेडेक कंडीशन होता है जिसके अंदर अपनी जो नेक की वेन्स होती हैं वो स्टिफ हो जाएंगी, नैरो हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्रेन के पास में ब्लड सप्लाई कम पहुंच रहा है। तो हम माइग्रेन भी देखेंगे कि पर्सन को माइग्रेन की वजह से तो हेडेक नहीं हो रहा है, ये माइग्रेन को भी हम असेस करेंगे। अदर हम देखते हैं एंटी कन्वल्सन थेरेपी, अगर पर्सन को पहले से ही एंटी कन्वल्सन थेरेपी चल रहा है तो कितने लंबे टाइम से चल रहा है, और अगर लंबे टाइम से चल रहा है तो हम यहाँ पर फ्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम
ये हम असेस करेंगे, क्योंकि अगर पहले से ही यहाँ पे एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही है तो पर्सन का क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम एंड जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, ये पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, ये चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन को ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर्स। अगर फीमेल पर्सन है वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज में ले रही है तो उसको हम देखेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव का काम क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये हार्मोनल इम्बैलेंस को कोज कर रही है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो आरबीसी होती है उसकी शेप है वो एक सिकल जैसी हो जाती है, जिसके अंदर एचबी मोलिकल है उसका लेवल भी कम हो जाएगा, और इसके साथ साथ में एचबी मोलिकल कम हो रहा है तो ये O2 की जो एटम है उसको भी वो कम कैरी कर पाएगा। तो हम यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया देखेंगे। देन पॉलीसाइथीमिया कंडीशन, पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका लेवल बढ़ जाना, ब्लड सेल जो नॉर्मल ब्लड काउंट होती हैं उनका लेवल बढ़ जाना, स्पेसिफिकली आरबीसी का लेवल। तो अगर यहाँ पर ये सिकल सेल कंडीशंस हो रही है, ये एक ब्लड कैंसर का ही टाइप है जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स तीनों का लेवल ही बढ़ जाता है। पोली का मीन्स होता है इंक्रीज लेवल, साइथीमिया, इमिया का मतलब होता है रिलेटेड टू दी ब्लड एंड साई रिलेटेड टू दी सेल्स, यानी जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका लेवल है वो बढ़ जाना, स्पेसिफिकली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड दी प्लेटलेट्स। नेक्स्ट वन आता है सब्सटेंस अब्यूज, जो आता है कोकीन। और ये जो कोकीन होता है ये यहाँ पर क्या करता है, सबसे पहले तो जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, एंड सेकेंडरी ये कर रहा है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो कोकीन एंड एम्फेटामाइन ये दोनों का ही काम होता है रेस्पिरेटरी कंट्रोल डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर डिप्रेशन। तो हम इन चीज़ों को भी असेस करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये जो डिजीज कंडीशन हो रही है उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। देन अदर फैक्टर हम देखते हैं जिसमें हम ब्लड टेस्ट करेंगे, और जो ब्लड टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम करते हैं जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, पीबीसी करेंगे। देन उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर पर्सन का एचबी कितना लेवल है ये भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ में सीबीसी करेंगे तो हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू कितनी है उसका हमें पता चल जाएगा। देन एचबी कितना है ये भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं लिपिड प्रोफाइल एनालिसिस। अब लिपिड प्रोफाइल एनालिसिस है, इसके अंदर हम यहाँ पर अलग अलग करते हैं, जिसमें हम देखते हैं एलडीएल, एचडीएल एंड दी कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, इनका हम लेवल देखते हैं। जो एलडीएल होता है वो होता है लेस देन 150 mg पर डीएल, लेस देन 150 mg है। एचडीएल होता है वो मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होता है, लेकिन इसका लेवल हम देखेंगे तो यहाँ पर होता है 65 to 80 mg पर डीएल। कोलेस्ट्रॉल लेवल मिलेगा लेस देन 200 mg पर डीएल, नॉर्मल लिमिट बता रही हुई है, लेकिन इसके अंदर अगर यहाँ पर हाइपरलिपिडीमिया कंडीशन है तो डेफिनेटली इन यहाँ पर एचडीएल का लेवल तो कम हो जाएगा और ये तीनों है इनका लेवल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है लेस देन 200 mg पर डीएल, एंड वहीं पे जो ट्राइग्लिसराइड है उसका लेवल होता है 150 mg पर डीएल। तो हमने लिपिड प्रोफाइल एनालिसिस कर ली। नेक्स्ट हम देखते हैं एबीसी एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस। आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस। आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस देखेंगे तो हम इसके अंदर 4 पैरामीटर को देखेंगे, जिसमें आता है फर्स्ट PaO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी आर्टरी। सेकेंड वन हम देखते हैं PaCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दी आर्टरी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर HCO3, एंड लास्ट वन आता है ब्लड pH। ये जो 4 कंपोनेंट है ये हम
आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस में देखेंगे तो जो PaO2 का लेवल होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी आर्टरी, ये नॉर्मल लेवल है वो होता है 95 टू 100% होता है। वहीं पे PaCO2 का लेवल होता है 35 टू 40%। HCO3 का लेवल होता है अप टू 27 या फिर हम मेंशन कर सकते हैं 20 टू 27। और जो ब्लड pH है उसकी नॉर्मल लेवल होता है 7.35 टू 7.45, जो स्लाइटली एल्केलाइन होता है। अब ये तो नॉर्मल लिमिट्स है, लेकिन अगर सीवियर कंडीशन हो रही है तो डेफिनेटली ये है इसका लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। देन कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड का pH है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एसिडिक नेचर में हो जाता है। HCO3 का लेवल है ये भी डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर पहले तो हम यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू देखेंगे और उसके बाद में हम पेशेंट की वैल्यू के साथ में हम इसको देखेंगे कि कितना चेंजेस हो रखा है आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस में। नेक्स्ट वन हम देखते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम कब क्यों दे रहे हैं? अगर पर्सन को एंटीकोगुलेंट थेरेपी पहले से ही चल रही है देन हम यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखेंगे पर्सन का कि यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम तो बढ़ा हुआ तो नहीं है। दैट मीन्स जो प्लेटलेट्स हैं एग्रीगेट हो रही हैं वो टाइम तो नहीं बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द ब्लड ग्लूकोज लेवल। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हम देखते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका लेवल हम देखेंगे ब्लड के अंदर, क्योंकि ये इन तीनों का ही रोल यहाँ पर जो डीपोलराइजेशन हो रहा है या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन, इन तीनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। तो अगर यहाँ पर इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली अपनी मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर भी वेरिएशन आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो ग्लूकोज है हम देखते हैं कि जो डायबिटिक मेलाइटस कंडीशन है उसको असेस करने के लिए हम यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे। हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन तो नहीं है या फिर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन तो नहीं है, इसके लिए हम करते हैं ये। लेकिन ये नॉर्मल हम देखेंगे तो ये होता है 70 टू 110 मिली इक्वल पर DL, ये नॉर्मल लिमिट है। लेकिन अगर इससे एक्सीड हो रखी है, मोर देन 130 से एक्सीड हो रखी है और लंबे टाइम से मोर देन 130 से एक्सीड हो रखी है लंबे टाइम से, जैसे 150 से ऊपर हो रखी है लंबे टाइम से, और वो उसको इंसुलिन थेरेपी चल रही है या फिर हम बोल सकते हैं डायबिटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, वो कंटिन्यूसली हम देने के बाद में भी पर्सन का अगर 130 आ रहा है, दैट मीन्स जो डायबिटीज कंडीशन है उसकी वजह से स्ट्रोक कंडीशन के होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं? CSF एनालिसिस। CSF एनालिसिस के अंदर हम क्या करेंगे, जो CSF है उसको हम निकालेंगे। ये किसके थ्रू निकालते हैं? जो प्रोसीजर होता है उसको अपन बोलते हैं लंबर पंचर। लंबर पंचर, और लंबर पंचर में भी जैसे क्या होती है अपनी स्पाइनल कॉलम है, जैसे ये वाली वर्टिबल कॉलम है, तो इसके अंदर जो लंबर रीजन है उसके अंदर भी L3 एंड जो L4 के बीच का जगह है, L3 एंड L4 के बीच की जो जगह होती है वहां से लंबर LP नीडल इंसर्ट करेंगे और वहां से CSF है उसको एस्पिरेट करके निकालेंगे। और इसके लिए हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि जो CSF है उसकी प्रॉपर्टी को असेस करने के लिए। अब CSF की प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल प्लस इसके अंदर मिलेगी प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लूकोज, इसके साथ साथ में नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट, जो एक मेनिंजीस है उसका मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट होते हैं नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट, नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट जिसमें आता है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये कंपोनेंट होता है। एंड दी फ्यू WBC के साथ साथ में इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं।
तो अब क्या करते हैं, हम सीएसएफ एनालिसिस करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ब्रेन और मेनिंजेस के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं हो रखा है, उसको असेस करने के लिए हम यहाँ पे सीएसएफ एनालिसिस करेंगे। और अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कंडीशन, इन दी इन्फेक्शन कंडीशन, अगर इन्फेक्शन कंडीशन है तो यहाँ पर जो प्रोटीन, इसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, इसके साथ साथ में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ग्लूकोज है इसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके साथ साथ के अंदर ही यहाँ पर माइक्रोब्स प्रेजेंट मिलेगा। माइक्रोब्स दैट मीन्स जो कौन सा पॉजिटिव फैक्टर है, किसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव फैक्टर। पॉजिटिव फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर प्रेजेंट मिलेगा। तो इसको हम असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, सीएसएफ एनालिसिस, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस। नेक्स्ट वन आता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। अब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी जो लीड्स होती हैं, जिसके अंदर जो स्काल्प के अंदर कंप्लीटली अपनी स्काल्प के अंदर लगाएंगे, और जो अपनी स्काल्प के अंदर जो कंडक्शन होता है, नव कंडक्शन होता है, नव ट्रांसमिशन की वजह से जो कंडक्शन हो रहा है, उसको हम असेस करते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के अंदर। क्योंकि जो नव कंडक्शन हो रहा है वो सीजर्स, जैसे सीजर आ रहे हैं, दैट मीन्स नव कंडक्शन ज्यादा हो रहा है, इनअप्रोप्रिएट नव कंडक्शन हो रहा है, उसको असेस करने के लिए हम यहाँ पे एन्सेफेलोग्राफी करते हैं। किस कंडीशन में? सीजर के लिए। अगर सीजर्स प्रेजेंट है जिसमें क्या होता है, अबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल कंडक्शन हो रहा है ब्रेन के अंदर, नव कंडक्शन, तो उसको असेस करने के लिए हम करते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जिसके अंदर हमें ये पता चल जाएगा कि ब्रेन के कौन से पार्ट के अंदर कंडक्शन ज्यादा हो रहा है और कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर बिल्कुल भी कंडक्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वन आता है सेरेब्रल एंजियोग्राम। अब एंजियोग्राम का मीन होता है यहाँ पर सेरेब्रल एंजियोग्राम। एंजियोग्राम दैट मीन्स विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। सेरिब्रम दैट मीन्स ब्लड वेसल्स, कौन सी? जो सेरिब्रल आर्टरी है उसके अंदर। सेरिब्रल आर्टरी विजुअलाइजेशन। और क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट द नैरोविंग ऑफ द सेरिब्रल आर्टरी, टू फाइंड आउट द नैरोविंग एंड obstruction to the thrombus। थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से जो भी आर्टरी के अंदर नैरोविंग हो रही है, जो आर्टरी है वो नैरो हो गई है, कहीं पर भी जैसे ये वाली आर्टरी है वो नैरो हो गई है, किसी भी वजह से यहाँ पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है, तो इसको असेस करने के लिए, इसको विजुअलाइज करने के लिए हम करते हैं सेरिब्रल एंजियोग्राम। नेक्स्ट वन आता है कैरोटिड डोपलर अल्ट्रासाउंड। जो अपनी कैरोटिड आर्टरी होती है, यहाँ से जो कैरोटिड आर्टरी जाती है, ये आगे जाके दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, जिसमें आते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड दी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, तो हमें इस जो कैरोटिड आर्टरी है इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि कैरोटिड आर्टरी के अंदर कहीं नैरोविंग तो नहीं होगा है, इसके लिए हम यहाँ पे करते हैं कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट वन आते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर देखने, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है, जैसे अपनी जो क्रेनियल कैविटी है,
ये जो क्रेनियल कैविटी है, ये वाली जो कैविटी है वो अपनी है क्रेनियल कैविटी। तो इस क्रेनियल कैविटी के अंदर यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन सिचुएटेड होती हैं। इन अलग अलग ऑर्गन के की वजह से अगर किसी भी वजह से, जैसे यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो गई है, अगर यहाँ की जो ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर क्या होने लग जाएगा, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर क्लोट फॉर्म होना स्टार्ट कर देगा। इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर यहाँ पर क्लोट फॉर्म होना स्टार्ट कर देगा। अगर यहाँ पर क्लोट फॉर्म हो रखा है किसी भी वजह से, तो ये क्या कर रहा है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उसको वो कंप्रेस कर रहा है, जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उसको वो चारों तरफ से कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। अगर कंप्रेस कर रहा है तो ये जो क्रेनियल केविटी है इसका प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, क्रेनियल केविटी का प्रेशर बढ़ जाएगा। जो नॉर्मल होता है, अलग अलग होता है। इन अडल्ट नॉर्मल आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये होता है अडल्ट के अंदर नॉर्मल रहेगा 7 to 15 mm ऑफ Hg। लेकिन अगर हम देखें तो एग्जैक्टली टेम्परेचर देखेंगे तो ये तो होता है 10 to 12 mm ऑफ Hg। जो एकदम सुटेबल होता है, जो अपनी ब्रेन के लिए सुटेबल होता है वो होता है 10 to 12 mm ऑफ Hg। लेकिन फिर भी हम 7 to 15 के बीच में भी हम नॉर्मल रखते हैं। इसके अंदर अगर 7 तक और 7 to 15 के बीच में है तो कोई अबनॉर्मल कंडीशन नहीं हो सकता है आईसीपी की बढ़ने की वजह से। सेकेंड वन हम देखते हैं इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर होता है ये 3 to 7 mm ऑफ Hg। एंड इन्फेंट के अंदर रहता है 1.4 to 7 mm ऑफ Hg, ऑफ Hg इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जो क्रेनियल केविटी है यहाँ के प्रेशर को हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जिसकी वजह से जो नॉर्मल लिमिट होती है वो तो होती है, जो नॉर्मल होता है वो तो होता है 10 to 12 mm ऑफ Hg। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक क्लास इंटरवल के अंदर देखें तो जो वो मिनिमम रेंज जहां तक कोई नुकसान नहीं हो सकता और मैक्सिमम रेंज जहां तक ब्रेन को कोई नुकसान नहीं हो सकता वो आता है 7 to 15 mm ऑफ Hg। चिल्ड्रन के अंदर आता है 3 to 7 mm ऑफ Hg और वहीं पे इन्फेंट के अंदर आता है 1.4 to 7 mm ऑफ Hg। ये होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो हम आईसीपी असेस कर रहे हैं और अगर यहाँ पर 20 और 25 के बीच में अगर हो रहा है दैट मीन्स ये सीवियर क्राइसिस कंडीशन को कर सकता है और इसकी वजह से आगे जाके ब्रेन हर्निएशन, ब्रेन हर्निएशन होने के चांसेस रहते हैं। हर्निएशन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस, ये जैसे क्लोट फॉर्म है, इस क्लोट फॉर्म की वजह से अगर कंटिन्यूसली क्लोट फॉर्म होता रहेगा तो ये क्या करेगा, सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उसको कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग के ऑर्गन है, जो भी ऑर्गन ऑक्यूपाई है नियर बाय द क्लोट, वो क्या करेंगे, अपनी जगह से डिस्प्लेस होना स्टार्ट कर देंगे, अपनी जगह से डिस्प्लेस होना स्टार्ट करेंगे, उसको अपन बोलते हैं ब्रेन हर्निएशन। तो ब्रेन हर्निएशन को डिटोरिएट, ब्रेन हर्निएशन हो रहा है उसको, इसको डिटोरिएट करने के लिए या फिर इसको असेस करने के लिए हम यहाँ पर इंट्राक्रेनियल प्रेशर को देखते हैं। जो अगर 20 to 25 के बीच में हो गया है तो आगे चांसेस होते हैं ब्रेन हर्निएशन होने के। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर सीटी स्कैन, सीटी एंजियोग्राफी एंड दी एमआरआई। सीटी स्कैन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब करने के लिए या फिर डिटेल स्टडी करने के लिए हम कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन करते हैं, सीटी एंजियोग्राफी करते हैं। सीटी स्कैन के साथ साथ में हम ब्लड वेसल्स है उसको डाई इंसर्ट करके या फिर हम बोल सकते हैं उसको कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट करके विजुअलाइज करते हैं, उसको अपन बोलेंगे सीटी एंजियोग्राफी एंड दी एमआरआई। नेक्स्ट हम देखते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट एंड दी रीनल फंक्शन टेस्ट। अदर इसके अंदर आ रहा है नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर जो ट्रीटमेंट मॉड्यूलिटी, ट्रीटमेंट मॉड्यूलिटी के अंदर हम देखेंगे अगर हम पर्सन का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट में भी हम अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे मिनिमाइज वॉल्यूम ऑफ ब्रेन टू इरिवर्सिबल डैमेज। हम जो गोल बनाएंगे उसके अंदर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी है तो टू प्रिवेंट दी कॉम्प्लिकेशंस। अब प्रिवेंट दी कॉम्प्लिकेशन, अब कॉम्प्लिकेशन क्या होने के चांसेस रहते हैं, ब्रेन हर्निएशन, ब्रेन हर्निएशन। एंड सेकेंड वन आता है सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन।
सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन। तो अगर ब्रेन हर्निएशन और सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन हो गए हैं तो इसको वापस रिस्टोर करना पॉसिबल नहीं। ब्रेन हर्निएशन को तो हम फिर भी रिस्टोर कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू, लेकिन अगर सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन हो गया है तो इसको हम करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, जो भी डिजीज कंडीशन हुआ है उसकी वजह से किसी भी कंडीशन के अंदर फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी जो सिम्टम है उसको हमें मिनिमाइज करना होता है टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। सेकेंड वन हम मेंशन करते हैं इसके अंदर रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन मतलब रिस्टोरेशन ऑफ द फंक्शंस। रिस्टोरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। रिस्टोरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस, दैट मीन जो ब्रेन के अंदर स्ट्रोक की वजह से जो फंक्शन अल्टर हुए हैं या फिर जो स्ट्रक्चर चेंज हुई है उसको हमें वापस प्रीवियस स्ट्रक्चर के अंदर, प्रीवियस फंक्शंस यानी जो पहले की जो फंक्शन है उसको अंदर उसके अंदर हमें लेके आना है। एंड लास्ट हम देखते हैं रिड्यूस द रिस्क ऑफ द रीअकरेंस। लास्ट अपनी प्रायोरिटी क्या रहेगी, पहले हमने क्या किया, कॉम्प्लिकेशन है उससे प्रिवेंट कर लिया, फिर अपने पास में जो भी उसकी जो भी स्ट्रक्चर डैमेज हुई थी, जो फंक्शन डैमेज हुई थी, हमने उसको वापस रिस्टोर कर लिया। और रिस्टोर करने के बाद में हमारी थर्ड प्रायोरिटी क्या रहती है कि हमें यह ध्यान रखना है कि वापस ना होने के चांसेस हो, इसलिए हम क्या करेंगे, रिड्यूस द रिस्क ऑफ रीअकरेंस। और इसके लिए हम क्या क्या देते हैं, सबसे पहले आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दैट मीन्स जो कोजेस की, जिस कोजेस की वजह से हुआ है हमें उसको करेक्ट करना है अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू। सेकेंड वन आता है मेडिकेशन। मेडिकेशंस। थर्ड वन आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस, अब क्योंकि जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लिया, ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो रखा था तो हमने डायबिटीज़ को कंट्रोल किया, हाइपरटेंशन हो रहा था तो हमने हाइपरटेंशन को करेक्ट किया, अगर हाइपर लिपिडीमिया कंडीशन हो रही थी तो हमने लिपिड को करेक्ट किया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू, जिसमें हमने डाइट भी प्लान किया है, इसके साथ साथ में हमने एक्सरसाइज को भी यहाँ पे शेड्यूल किया है, एंड देन मेडिकेशंस भी साथ में दिए हैं। एंड अनहेल्दी हैबिट एक्टिविटी थी, जैसे अल्कोहल को कम्प्लीटली स्किप करना है, या फिर जो स्मोकिंग है उसको बिल्कुल भी नहीं करना है, स्लीप या फिर स्लीप वेकअप साइकिल है उसको शेड्यूल करना है, ये आता है अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर। देन मेडिकेशंस के अंदर जो भी हमने जो मेडिकेशंस दी जा रही है उसको हमें लेना है, जैसे एंटी कन्वर्सन ड्रग्स आती हैं, पेनिटोल हम स्पेसिफिकली स्टार्टिंग के अंदर हम एनिटोल हॉस्पिटल में देते हैं आईसीपी को करेक्ट करने के लिए। देन इसके साथ साथ में देते हैं एंटी सीजर, अगर सीजर आ रहे हैं तो हमें सीजर को भी करेक्ट करना है। एंटी जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है हम वो दे रहे हैं क्योंकि अगर थ्रोम्बोस फॉर्मेशन हो रहा है, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स हैं तो वो मेडिकेशन हम देंगे। एंड लास्ट में आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, डिजीज कंडीशन से रिलेटेड पर्सन फुली अवेयर रहे, पर्सन एंड द फैमिली मेंबर फुली अवेयर रहे। ये क्या करता है, जो डिजीज कंडीशन है उसके सिम्टम्स से अवेयर रहेगा तो अगर रीअक्रेंस के चांसेस है तो इनिशियल स्टेज के अंदर ही ये इसको पहचान लेगा एंड हॉस्पिटल में टाइम तक पहुंच जाता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं रिड्यूस रिस्क ऑफ द रीअक्रेंस एंड मैनेजमेंट प्लान करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट प्लान। अगर कोई स्ट्रोक पेशेंट हॉस्पिटल में आया है तो हम डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि हमने उसको क्रेनियोटोमी कर दिया है या फिर हमने बोरहोल जो क्रेनियोटोमी कर दिया है, पहले हम स्टार्टिंग के अंदर हम उसको पूरा असेस करने के थ्रू और स्टेप बाय स्टेप एक मैनेजमेंट प्लान करते हैं कि पहले हम ये करेंगे, अगर इससे करेक्ट नहीं हो रहा है देन हम सेकेंडरी ऑप्शन है तो वो रखेंगे, तो उसको अपन बोलते हैं मैनेजमेंट प्लान। दस मैनेजमेंट प्लान के अंदर अगर यहाँ पे सीवियर हर्निएशन कंडीशन हो रखी है या फिर क्लोट फॉर्म हो गया है, हेमरेजिक कंडीशन हो गई है, अगर हेमरेजिक कंडीशन है तो अपने पास में अपनी कोई चॉइस नहीं होता है, जो सर्जरी के बिना हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो क्लोट फॉर्म हो गया है अंदर की साइड में उसको निकालने के लिए सर्जरी प्लान करना जरूरी होता है अगर हेमरेज की वजह से। तो हम क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, कैरोटिड एंड सेरिब्रल एंड आर्टरियोग्राफी।
सबसे पहले कैरोटिड आर्टरी एंड जो सेरेब्रल आर्टरी होती है जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है उसकी हम एंजियोग्राफी करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, जिससे हमें दिख जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्टेड आर्टरी कौन सी है, जो कौन सी ब्रांचेज है, जैसे जो भी ब्रांच है उसकी जो भी ब्रांच है उसके अंदर कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हमने किसके थ्रू असेस कर लिया। सबसे पहले हमने देखा कैरोटिड एंड द सेरेब्रल आर्टरियोग्राफी, जिसकी वजह से हमने ब्लड वेसल्स को देख लिया कि कौन सी ब्लड वेसल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन के बाद में हम देखेंगे कि स्टेनोसिस कितना हो रहा है, जो भी ब्लड वेसल्स है जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में, वहां की जो ब्लड वेसल्स कितनी नैरो हो गई है। स्टेनोसिस का मतलब है नैरोविंग, नैरोविंग। अगर हम सर्जरी प्लान करते हैं तो स्टार्टिंग की हम क्या करेंगे, पहले एनालिसिस करेंगे कि जो क्लोट फॉर्म हुआ है वो कितना हुआ है। इसके लिए कैरोटिड आर्टरी कैरोटिड या फिर सेरेब्रल आर्टरियोग्राफी करेंगे। फिर हम स्टेनोसिस को असेस करेंगे कि कितना नैरो हुई है ब्लड वेसल्स। अगर कितना नैरो हुआ है हम उसमें भी देखेंगे माइल्ड टू मॉडरेट या फिर सीवियर कंडीशन। अगर माइल्ड टू मॉडरेट ही ब्लड वेसल्स नैरो है, इवन क्लोट फॉर्म नहीं हुआ अंदर की साइड में, क्लोट फॉर्म ब्लड वेसल्स के अंदर ही थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो रखा है, क्लोट फॉर्म हो रखा है, लेकिन वो जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर नहीं हुई है, सिस्टेमिक स्ट्रोक कंडीशन है, उस कंडीशन में हम क्या करें, माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में ही ब्लड वेसल्स नैरो हुई है, दैट मीन्स ज्यादा सीवियर नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, रेगुलर फॉलोअप के लिए बोलेंगे, पर्सन को थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देंगे, एंटीकोगुलेंट देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देंगे, जिसकी वजह से जो थ्रोम्बोस फॉर्म हुआ है उसको लाइसिस दैट मीन्स ब्रेक डाउन कर सके। और अगर सीवियर कंडीशन में हो गई है दैट मीन्स जो आगे की ब्लड वेसल्स है वो कंप्लीटली नैरो हो गई है, आगे की ब्लड वेसल्स कंप्लीटली नैरो हो गई है और आगे ब्लड सप्लाई है वो कंप्लीटली डिक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन में हम करते हैं कैरोटिड एंट्रेक्टोमी, कैरोटिड आर्टरिएंडक्टोमी। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, कैरोटिड आर्टरी आती है, जो कैरोटिड आर्टरी है इसके अंदर कहीं पर भी, जैसे ये कैरोटिड आर्टरी है और अगर यहाँ पर क्लोट फॉर्म हो गया है तो हम क्या करते हैं, एंड्रेक्टोमी के हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर एंडोथेलियम की लेयर है उसके साथ साथ में यहाँ पर ये जो क्लोट फॉर्म है उसको हम बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ एन एक्यूट एपिसोड ऑफ द स्ट्रोक। अगर एक्यूट एपिसोड है स्ट्रोक का तब हम क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बनती है कि जो एयरवे लाइन है उसको ओपन करना, जिसमें आता है मेंटेन एयरवे, प्रिवेंट एस्पिरेशन एंड दी कीप पेटेंट। इसके अंदर मेंटेन दी एयरवे, एयरवे है उसको हमें मेंटेन करना है, यानी पेटेंट करना है, एयरवे लाइन है वो ओपन होनी चाहिए जिससे पर्सन है वो अच्छे से इनहेल एंड एक्सहेल कर सके। एंड प्रिवेंट एस्पिरेशन, जो पर्सन है किसी भी तरह के म्यूकस को या फिर कोई वोमिट्स पार्ट्स है उसको वो एस्पिरेट नहीं करते। एस्पिरेट का मतलब क्या होता है, जो म्यूकस पार्ट्स होते हैं या फिर जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो जीआई ट्रैक्ट में न जाके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चल जाते हैं और वहां पर जाके वो एल्वोलाई या फिर बोंकस है उसको कोलेप्स कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, यानी एस्पिरेट होने के चांसेस हैं उसको भी हम यहाँ पर रोकेंगे। एक सेकेंड बनाते हैं नथिंग पर ओरल, क्योंकि अगर पर्सन को कंटिन्यूस स्ट्रोक कंडीशन हो रहा है तो वहाँ पे म्यूकस सिक्रेशन का ज़्यादा होता है, वोमिटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उस कंडीशन में हम पर्सन को ओरली कुछ नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम ओरली दे रहे हैं तो जिसकी वजह से पर्सन को एस्पिरेट होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर एस्पिरेट होने के चांसेस रहेंगे तो पर्सन है वहाँ पर रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से या फिर रेस्पिरेटरी कोलेप्स की वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अनदर देखते हैं हम ब्रीथिंग मेंटेन, जिसके अंदर ब्रीथिंग पैटर्न थर्ड नंबर पे आता है, ब्रीथिंग मेंटेन ऑक्सीजन सेचुरेशन अप टू 97%। पर्सन का ऑक्सीजन सेचुरेशन हम देखेंगे 97% होना चाहिए जो हम ब्रीथिंग दे रहे हैं। अब यहाँ पे पर्सन अगर अपने आप ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा है, स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा है, तो हम उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग डिवाइसेस के थ्रू हम ब्रीथिंग देंगे, जैसे हम देते हैं वेंटिलेटर सपोर्ट, मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट पे। अगर वहाँ, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो होना चाहिए 97%। क्योंकि अगर हीलिंग प्रोसेस को हमें बढ़ाना है तो 97% होना चाहिए। जो नॉर्मल हमारा कितना होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन, 95 to 100% के बीच में होता है, लेकिन अगर कोई भी डिजीज कंडीशन आ रही है, स्पेसिफिकली स्ट्रोक कंडीशन आ रही है, तो हमें 97% तक ऑक्सीजन सप्लाई करना है। नेक्स्ट वन आता है सप्लीमेंटेशन ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है उसको सप्लीमेंट करना। अब ये किसके थ्रू हम कर रहे हैं, इंट्यूबेशन के थ्रू कर सकते हैं, नेजल मास्क के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम इसको कैथेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, नेजल कैथेटर, नेजल मास्क एंड द एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन।
अगर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन दे रहे हैं तो हम यहाँ पर वेंटिलेटर सपोर्ट, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखेंगे पेशेंट को। देन फिफ्थ वन आती है सर्कुलेशन, दैट मीन्स जो बॉडी के अंदर जो सिस्टेमिक परफ्यूजन प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पर सर्कुलेशन को मेंटेन करना जरूरी है। जो सिस्टेमिक परफ्यूजन प्रेशर है वो रहता है अपना 60 to 80 mm ऑफ Hg, नॉर्मल रहता है 60 to 80 mm ऑफ Hg। और हमें यहाँ पर सेरेब्रल जो परफ्यूजन प्रेशर है उसको भी देखना होता है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है उसको भी मेंटेन करना होता है, और ये नॉर्मल होता है 50 to 70 mm ऑफ Hg, 50 to 70 mm ऑफ Hg। तो जो सिस्टेमिक परफ्यूजन प्रेशर है उसको हमें मेंटेन करना होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करेंगे, अगर फ्लूइड कंपोनेंट है तभी जाके यहाँ पर आगे जाके अपनी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो सेल के पास में डिफ्यूज हो पाएंगे, और वो डिफ्यूज करने के लिए जो प्रेशर होता है उसको अपन बोलते हैं परफ्यूजन प्रेशर। जो सिस्टेमिक यानी पूरी बॉडी की सेल्स तक फिर जो डिफ्यूजन करने के टाइम पे जो लगने वाले प्रेशर है वो होता है सिस्टेमिक परफ्यूजन प्रेशर, जो नॉर्मल होता है 60 to 80 mm ऑफ Hg। और वहीं पे जो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है दैट मीन्स जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उसको न्यूट्रिटिव कंपोनेंट डिफ्यूज करने के लिए या फिर देने के लिए जो प्रेशर की जरूरत होती है उसको अपन बोलते हैं सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, और वो होता है 50 to 70 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट 6 वन आता है फ्लूइड एंड एंटी अरिथमेटिक आइनोट्रोपिक एजेंट। फ्लूइड रिससिटेट करेंगे क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस हो रहा है। सेकेंडरी हम देते हैं एंटी अरिथमेटिक मेडिकेशंस, क्योंकि यहाँ पे जो कार्डियक रिदम है वो डिक्रीज हो रहा है या अबनॉर्मल हो रहा है, तो उसको कार्डियक रिदम को रिस्टोर करने के लिए हम देते हैं एंटी अरिथमेटिक। किसके लिए? फॉर दी कार्डियक रिदम रिस्टोरेशन। कार्डियक रिदम रिस्टोरेशन, कार्डियक रिदम को रिस्टोर करने के लिए हम देते हैं एंटी अरिथमेटिक। नेक्स्ट वन आता है आइनोट्रोपिक एजेंट्स, जिसमें हम आइनोट्रोपिक एजेंट के अंदर या फिर हम वेसोप्रेसेंट एजेंट भी देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो रही है तो हम उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकें। सेवंथ वन आते हैं हाइड्रेशन, बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है उसके लेवल को मेंटेन करना चाहिए, जिसकी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एट्थ वन आता है न्यूट्रिशन, जिसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एंड द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। अगर क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर हमने मेंशन कर रखा है नथिंग पर ओरल, पर्सन को हम ओरली कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर हम ओरली कुछ नहीं दे रहे हैं तो उसको पेरेंटल रूट के थ्रू देंगे। स्टार्टिंग के अंदर हम आईवी लाइन के थ्रू देते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक हम आईवी लाइन पे भी नहीं रह सकते। पर्सन को जीआई अनस्टेबिलिटी कंडीशन हो रही है तो उस कंडीशन में उसके बाद में हम क्या करेंगे, एनजी इंट्यूबेशन के थ्रू पर्सन को ट्यूब फीडिंग देंगे, जिसकी वजह से न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो पर्सन के पास में पहुंचे। अब न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, हाई कैलोरी एंड दी हाई प्रोटीन डाइट। हाई कैलोरी एंड दी हाई प्रोटीन डाइट, जिसके अंदर कार्ब्स का लेवल कम होगा, फैट का लेवल कम होगा, और इसके साथ साथ में जो सोडियम है उसका लेवल भी हम यहाँ पर कम करते हैं। एंड लास्ट वन आता है मेडिकेशन। मेडिकेशन के अंदर हम एडमिनिस्टर मेडिसिन, जो भी डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी है हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं, जिसके प्रॉपरली एडमिनिस्टर करेंगे, जिस टाइम पे देना होता है, जिस रूट से देना होता है, कितनी डोज हमें देनी होती है, उसको हम डबल टाइम चेक करके उसके बाद में ही हम पर्सन को मेडिकेशन देते हैं। तो जो एक एक्यूट एपिसोड होता है उसके अंदर हम यहाँ पर ये 9 स्टेप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उसको हम मिनिमाइज करेंगे। नेक्स्ट वन आता है अर्ली मैनेजमेंट। अर्ली मैनेजमेंट के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है बी फास्ट। बी फास्ट, अब इसके अंदर क्या होता है, अर्ली मैनेजमेंट में फास्ट का मतलब क्या होता है, एफ फॉर फेस, आस्क द पर्सन टू स्माइल, डज वन साइड ऑफ द फेस ड्रॉपिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो कंडीशन है उसको असेस करने के लिए हम जो एक फास्ट जो रूल होता है उसको देते हैं, जिसमें हम क्या बोलेंगे, जो पेशेंट है उसको हम बोलेंगे कि आप स्माइल करो। अगर वो पेशेंट स्माइल कर रहा है, नॉर्मली स्माइल कर रहा है, दैट मीन्स दोनों साइड के जो मसल्स हैं वो नॉर्मल फंक्शन कर रही है। लेकिन अगर पर्सन है वो स्माइल कर रहा है और वन साइड से स्माइल और दूसरा साइड है वो ड्रॉप हो रखा है, दैट मीन्स वन साइडेड कंडीशंस हो गई है, उसके अंदर बॉडी का वन साइडेड पार्ट अफेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ द सेंसेशन एंड रेस्पॉन्स अफेक्ट हो गया है। सेकेंड हम करते हैं आस्क द आर्म, ए फॉर आर्म्स, आस्क द पर्सन टू राइज बोथ आर्म। अब हम पर्सन को क्या करेंगे, दोनों हाथ अपने ऊपर करो। देन डज वन आर्म ड्रिफ्ट डाउनवर्ड और इज वन
आर्म अनेबल टू राइज। अब हम क्या करेंगे, हम पर्सन को देखेंगे क्या हुआ, वो दोनों अपने हाथ ऊपर उठा पा रहा है, या फिर क्या करेगा, कोशिश कर रहा है लेकिन एक हाथ तो नीचे से लगा है और दूसरा हाथ ऊपर उठा रहा है, या फिर वो दोनों दूसरा हाथ भी कितने लेवल तक उठा पा रहा है। इसमें हमें पता चल जाएगा कि पर्सन का कौन सा साइड है वो ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं स्पीच। पर्सन है वो प्रॉपरली बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है, कोऑर्डिनेटेड है या फिर अनकोऑर्डिनेटेड है, वो देखेंगे। आस्क द पर्सन टू रिपीट ए सिंपल फ्रेजेस। सिंपल फ्रेजेस उसको रिपीट करने के लिए हम बोलेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी स्पीकिंग एबिलिटी तो अफेक्ट नहीं हुई है। इट्स द पर्सन स्पीच स्लर्ड और डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल। इसमें क्या करेगा, अगर पर्सन का स्पीच है वो स्लर्ड हो रहा है, दैट मीन्स पर्सन है वो अटक अटक के बोल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी जो ब्रेन है उसके अंदर जो स्पीच प्रोडक्शन एरिया है, ब्रोका एरिया है, वो अफेक्ट हो गया है। एंड लास्ट वन आता है टाइम। फास्ट के अंदर लास्ट वन आता है टाइम। इफ यू सी एनी ऑफ दीज साइन कॉल दी 911 और इमरजेंसी मेडिकल हेल्प राइट अवे। अगर अपने पास में पर्सन के अंदर हमने ये सिम्टम्स देखे हैं तो वो टाइम ऐसा है जब हमें यहाँ पर ये जो 911 है इस पे कॉल कर देना चाहिए इमरजेंसी हेल्प के लिए, जिसकी वजह से जो सीवियर कंडीशन है उसको हम यहाँ पर प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि जैसे इस्टेमिक ट्रांजिएंट अटैक आता है तो इसके अंदर इनिशियल स्टेज के अंदर पर्सन 4 to 5 आवर तक अगर मेडिकल इमरजेंसी में पहुंच जाता है, तब तो जो कंडीशन है उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, जो भी फंक्शंस लूज हुए हैं उसको हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्सन अगर हमने ये असेस नहीं किया, असेस करने के बाद में भी हमने डिले किया है, तो जो एक टाइमिंग होता है, सेफ टाइम होता है, वो टाइम निकल जाएगा और उसके बाद में वो क्राइसिस कंडीशन में जा सकता है। तो अगर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन के लिए हमें यहाँ पर फास्ट जो एक फिनोमिना है उसको देखना जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, और एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन हम मेंटेन करेंगे जिसके अंदर हम कितना देख रहे हैं, PO2 मोर देन 90 mm ऑफ Hg। सेकेंड वन, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड अप टू द 30 डिग्री। जो पेशेंट का बेड है हम उसको 30 डिग्री एलिवेट करेंगे, क्योंकि अगर अब ये 30 डिग्री एलिवेट तभी कर रहे हैं जब पर्सन है वो रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, पर्सन जो कॉन्शियस है, तभी हम यहाँ पर उसको हेडन है उसको हम एलिवेट कर पा रहे हैं। जिसकी क्योंकि हेडन को एलिवेट करने के पीछे रीजन क्या होता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को थोड़ा कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हेड ऑफ द बेड है उसको थोड़ा सा एलिवेट कर देंगे अप टू 30 डिग्री। देन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद इन द नॉर्मल लिमिट्स। अब बॉडी का टेम्परेचर है उसको नॉर्मल लिमिट में हमें रखना होता है, जो कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें हमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लूइड एंड मेंटेन दी फ्लूइड बैलेंस। बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है, इसका लेवल मेंटेन होना चाहिए। अवॉइड नॉक्सियस स्टिमुलाई, कोई भी एक्सेसिव स्टिमुलाई, कोई भी ऐसी स्टिमुलाई जो पर्सन को ट्रिगर कर रही है उसको हमें हटाना है, जैसे एक्सेसिव सक्सनिंग। एक्सेसिव सक्सनिंग अगर पर्सन को एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन लगा है तो हम क्या करें, अगर बार बार उसको सक्सन कर रहे हैं तो अब जो सक्सनिंग करते हैं इसके अंदर भी क्या होता है, अगर हमने सक्सनिंग की है एंड जो एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन हो रहा है पर्सन की ईटी ट्यूब के साथ में अगर हम सक्सन कर रहे हैं तो हमारा सक्सनिंग का टाइमिंग होना चाहिए 10 सेकेंड मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 सेकंड से ज़्यादा हो गया, 10 to 12 सेकंड से ज़्यादा हो गया है सक्सनिंग का टाइम, तो जो लेरिंजियल नर्व्स है उसके डैमेज होने के चांसेस से ज़्यादा रहते हैं। सेकंड वन क्या होता है, पर्सन सीवियर इरिटेट भी हो जाता है। एंड पेनफुल प्रोसीजर, इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो भी पेनफुल प्रोसीजर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को कम करना है, पेनफुल प्रोसीजर नहीं देने, क्योंकि अगर पेनफुल प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो ICP बढ़ने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन आता है एडमिनिस्टर सेडेटिव टू रिड्यूस द एजिटेशन एंड द एंजाइटी। अगर पर्सन के अंदर सीवियर एंजाइटी हो रखा है तो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम पर्सन को सेडेटिव देंगे, जिसकी वजह से पर्सन को हमेशा थोड़ा सा अपने आप को काम फील करेगा, कंफर्ट एंड रेस्टलेस कंडीशन है उसको हम दूर कर सकते हैं। मेंटेन सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, जो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है उसको हम मेंटेन करेंगे, जो नॉर्मल लिमिट कितनी होते हैं 50 to 70 mm ऑफ Hg होती है। देन एक विथ दी डोपामिन, डोपामिन के साथ में हम यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। और ये डोपामिन का काम क्या होता है, सीवियर हाइपोटेंशन कंडीशन हो गई है, क्योंकि अगर हेमरेजिक कंडीशन हो गई है तो हाइपोटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, तो उस कंडीशंस में जो डोपामिन होता है वो क्या करेगा, हल्का सा ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है हाइपर वेंटिलेशन, दैट मीन्स पर्सन का एयरवे लाइन है वो ओपन होना चाहिए,
इसके साथ साथ में ब्रीथिंग पैटर्न भी मेंटेन होना चाहिए, जो जिस भी यूनिट के अंदर है वो हाइपर वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, जिसकी वजह से पर्सन के वेंटिलेशन को हम मेंटेन कर सकते हैं। गैसेस का एक्सचेंज है वो प्रॉपरली हो जाए, और इसके साथ साथ में जो पर्सन है उसके कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट आ रखा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा है, जैसे अगर हाइपर सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस हो रहा है तो हम सक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा हो रहा है तो हम पर्सन को लेफ्ट साइड के अंदर दिलाएंगे, जिसकी वजह से जो सक्शन है बाहर की साइड में ड्रेन आउट हो जाए। नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर ड्रेनेज ऑफ द CSF इफ एलिवेटेड। अगर CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ज़्यादा हो रखा है इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की वजह से, उस कंडीशंस में जो एक्सेस फ्लूइड है उसको हम ड्रेनेज से ड्रेन कर देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टू रिड्यूस इन्फ्लामेटरी सेरेब्रल एडिमा। अब हम यहाँ पर क्योंकि इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो रही है कहाँ पर, इन दी ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर अगर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वहाँ पे स्वेलिंग होना स्टार्ट कर देगा, एडिमा होना स्टार्ट कर देगा। तो अगर एडिमा हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो वो भी क्या करता है, ICP को बढ़ा देगा। इसलिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं ताकि वो इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स है, स्पेसिफिकली जो एडिमा एंड स्वेलिंग हो रही है उसको वो कम कर सके। नेक्स्ट हम देते हैं एडमिनिस्टर बार्बिचुरेट टू प्रिवेंट सीजर एंड दी इंसोम्निया। पर्सन को अगर सीजर आ रहा है या फिर लैक ऑफ स्लीप है, पर्सन सो नहीं पा रहा है, उस टाइम पर हम यहाँ पर बार्बिचुरेट देंगे, जिससे ये क्या करेगा, सीजर को भी कंट्रोल कर रहा है, और इंसोम्निया मतलब लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप। अगर पर्सन नहीं सो पा रहा है उसको भी हम इसे बार्बिचुरेट से कवर कर सकते हैं या फिर उसको मेंटेन कर सकते हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट में हमने देख लिया एयरवे लाइन को हम मेंटेन करेंगे, जिसकी वजह से पर्सन है, जैसे अगर एयरवे कंट्रोल इंक्लूडिंग सर्वाइकल स्पाइन इमोबिलाइजेशन विद द स्टिफ कॉलर। अगर स्टार्टिंग के अंदर स्पाइनल कोड भी का भी इन्वॉल्वमेंट हो रखा है ब्रेन हेड इंजरी के साथ साथ में, तब हम एयरवे लाइन को मेंटेन करेंगे, और जो स्पाइन है उसको हम इमोबाइल करेंगे, मतलब मोबाइल नहीं करेंगे, वहाँ पे हिलना डुलना नहीं चाहिए। किसके साथ साथ में, स्टिफ कॉलर, पर्सन के यहाँ पे एक स्टिफ कॉलर लगा देंगे, जिसकी वजह से वो नेक वन है बार बार मोबाइल नहीं रहेगी। तब कर सकते हैं जब अगर यहाँ पर जो कंडीशंस हो रही है, हेमरेजिक कंडीशन हो रही है, वो यहाँ पे जो कैरोटिड आर्टरी है उसके अंदर भी हो रही है तब। देन सेकेंड वन, हम मेंटेन ब्रीथिंग पैटर्न, जो नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है उसको मेंटेन करेंगे, अगर नॉर्मल नहीं है तो हम यहाँ पर आर्टिफिशियल वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखेंगे। मेंटेन सर्कुलेशन एंड ब्लड प्रेशर, जो हमने पहले देखा है, ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे। देन उसके साथ साथ में हम देखते हैं कि जो डिसफंक्शन एंड डिसेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई करना, कि हेमरेज की वजह से कौन कौन से फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो गए हैं और किस तरह की डिसएबिलिटी हो गई है, जैसे पैरालिसिस है उसको हम असेस करेंगे। और अगर यहाँ पर एसिस्टोल कंडीशन आ रही है, एसिस्टोल मतलब है स्टॉप ऑफ द हार्ट बीटिंग, स्टॉप ऑफ द हार्ट बीटिंग। स्टॉप ऑफ द हार्ट बीटिंग, इसको अपन बोलते हैं एसिस्टोल कंडीशन। तो अगर एसिस्टोल कंडीशन है देन हम यहाँ पे डिफिब्रिलेशन देते हैं। डिफिब्रिलेशन के अंदर जो भी हार्ट बीट है हम उसको रिस्टोर करने के लिए हम यहाँ पर उसको डिफिब्रिलेटर देंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देंगे, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स के अंदर वापस कॉन्ट्रेक्शन होना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट वन आता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एंड मेंटेन द एलिमिनेशन पैटर्न। पर्सन का हम एक्सटर्नली एग्जामिन करेंगे कि बाहर की साइड में जो भी और बॉडी ऑर्गन है, सच एज अगर पैरालिसिस कंडीशन हो रही है तो उसके हाथ हैं या पैर हैं वो नॉर्मल मूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, किस लेवल तक वो मेंटेन कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ में हम मसल स्ट्रेंथ, मसल कोऑर्डिनेशन, मसल की टोन या फिर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन वो सारा का सारा देखेंगे। एंड साथ में ही हम एलिमिनेशन पैटर्न, दैट मीन्स हम यहाँ के जो पर्सन का इनपुट एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। आउटपुट चार्ट के अंदर हम यूरिन आउटपुट कितना हो रहा है, स्टूल कितनी बार पास हुआ है, वो सारा का सारा हम इसके अंदर देखेंगे, एलिमिनेशन पैटर्न में देखेंगे। और अगर पर्सन को वॉमिटिंग हो रही है तो हम वो भी मेंशन करेंगे कि पर्सन को कितने टाइम वॉमिट हुआ। नेक्स्ट वन आता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। पर्सन का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो लूज हुआ है उसको हम वापस रिस्टोर करेंगे और उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी पर्सन को देंगे। अगर न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे रहे हैं तो हम क्या देंगे, यहाँ पर हाई कैलोरी एंड दी हाई प्रोटीन डाइट देंगे, सोडियम का लेवल कम करेंगे, जो लिपिड्स हैं उनका सबका लेवल हम यहाँ पर कम कर देंगे। नेक्स्ट वन आता है मेंटेन ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको हम मेंटेन करेंगे। मेडिकेशन में हम देते हैं ओस्मोटिक डायूरेटिक, किसके लिए, टू मेंटेन दी
मेंटेन द इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो बढ़ा हुआ इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको वापस वो मेंटेन करना या फिर रिड्यूस करना, रिड्यूस करना, जो बढ़ा हुआ इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको रिड्यूस करना, और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है प्रेशर उसको मेंटेन करना। सेकेंड वन हम देते हैं एंटी प्लेटलेट्स, जिसमें आता है एस्पिरिन। एंटी प्लेटलेट्स हम क्यों दे रहे हैं, ये इसका काम क्या होता है, एंटी प्लेटलेट्स का काम होता है थ्रोम्बस को फॉर्म नहीं होने देना, टू प्रिवेंट दी थ्रोम्बस फॉर्मेशन। टू प्रिवेंट दी क्लोट फॉर्मेशन, क्लोट और थ्रोम्बस एक ही होता है, टू प्रिवेंट दी क्लॉट और थ्रोम्बस फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन देते हैं एंटी कन्वल्सेंट, यानी टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस दी कन्वल्सन और सीजर। कन्वल्सन और सीजर, जो कन्वल्सन और सीजर आ रहे हैं उसको प्रिवेंट एंड रिड्यूस करने के लिए हम देते हैं एंटी कन्वल्सेंट, जिसमें आता है बार्बिट्यूरेट। नेक्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पर मसल रिलैक्सेंट एंड दी सेडेटिव्स, मसल रिलैक्सेंट एंड दी सेडेटिव। अब इसके अंदर जो मसल्स के, क्योंकि ओवर एक्साइटेबिलिटी होती है मसल्स के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं पर्सन्स को सेडेटिव, जिसकी वजह से जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं उसके अंदर सीवियर ट्रिगर को हम रोक सकें। अनदर देते हैं हम थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का काम क्या होता है, यहाँ मेंशन कर रही हूँ, टू डिसोल dissolve the thrombus, थ्रोम्बस, या फिर हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बोलाइटिक। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, जो थ्रोम्बस फॉर्म हो गया, क्लोट फॉर्म हो गया है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जो क्लोट फॉर्म हो गया है उसको, क्लोट फॉर्म उसको डिजोल्व करने के लिए हम देते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, जिसमें आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड सेकेंड वन आता है, यहीं पे मेंशन कर रही हूँ, यूरोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड यूरोकाइनेस। नेक्स्ट वन हम देखते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट दी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, और अगर इन्फेक्शन हो गया है तो हम यहाँ पे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ट्रीट दी इन्फेक्शन, ट्रीट दी इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू डिक्रीज दी सेरिब्रल एडिमा, एडिमा या फिर स्वेलिंग, एडिमा और स्वेलिंग है ब्रेन के अंदर, उसको डिक्रीज करने के लिए हम देते हैं यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अनदर आता है वैसोप्रेसर, जिसमें आता है डोपामिन, टू मेंटेन दी ब्लड प्रेशर, टू मेंटेन दी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर है मेंटेन करने के लिए हम देते हैं वेसोप्रेसर, जिसमें आता है डोपामिन। नेक्स्ट वन आता है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी में हम देते हैं हिपेरिन। अब इसका हिपेरिन का काम होता है टू प्रिवेंट द क्लॉट फॉर्मेशन, दी क्लॉट फॉर्मेशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ब्लड थिनर, ब्लड थिनर, ब्लड थिनर।
ये देते हैं हम यहाँ पर हिपेरिन एंड दी वॉरफेरिन, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हिपेरिन। यह आता है अपना मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। देन हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, क्रेनियोटोमी विद दी ओपन सर्जरी। क्रेनियोटोमी में हम क्या करेंगे, जो ब्रेन होता है, जैसे ये स्काल्प है, ये स्काल्प है, इसके अंदर यहाँ पर जो ब्रेन है, अब ये क्या करेंगे, इस वाले पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ की जो बोन है इसको निकाल देंगे, बोन की फ्लैप है उसको हटा देंगे, और फिर अंदर से जो क्रेनियम कैविटी है उसको विजुअलाइज करेंगे, और वहां से जो भी क्लोट फॉर्म हो रखा है उस क्लोट को बाहर की साइड में निकाल देंगे। इसको अपन बोलते हैं क्रेनियोटोमी। If a hematoma is large enough, the neurosurgeons will remove a section of the skull to drain the hematoma. अगर यहाँ पे हेमेटोमा बड़ा हो गया है, ब्रेन के अंदर हेमेटोमा बड़ा हो गया है, उस कंडीशंस में न्यूरोसर्जन क्या करता है कि जो स्कल होता है उसकी जो अंदर जो स्कल बोन होती है, उस स्कल बोन को एक बार हटा के वहां से अंदर देखेगा, और वहां से जो भी हेमेटोमा हो रखा है, क्लोट फॉर्म हो रखा है, उसको वो सर्जिकली बाहर की साइड में निकाल देगा। Craniotomy also allow the brain, if it is swollen, to bulge out of the skull and reduce the intracranial pressure. अब यहाँ पे क्रेनियोटोमी हम किस कंडीशन में भी कर सकते हैं, अगर क्रेनियोटोमी में जैसे ब्रेन के अंदर सीवियर स्वेलिंग हो गई है, और स्वेलिंग की वजह से हेमेटोमा हो रखा है और स्वेलिंग भी हो रखी है, क्योंकि फ्लूइड वहाँ पे बिल्डअप हो रहा है कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से आईसीपी बढ़ा हुआ है और ब्रेन हर्निएशन होने के चांसेस रहते हैं, यानी जो ब्रेन के ऑर्गन है वो डिस्प्लेस होने के चांस रहते हैं। तो उस कंडीशंस में ओपन क्रेनियोटोमी करते हैं, और वहाँ से जो क्लोट फॉर्म है उसको बाहर निकाल देंगे। उसके साथ में अगर फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है तो वहाँ पे एक ड्रेनेज ट्यूब है वो अटैच करके जो फ्लूइड है उसको कंटिन्यूसली बाहर ही निकालते रहेंगे, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी मेंटेन कर सकते हैं, और जो ब्रेन हर्निएशन हो रहा है उसको भी हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। Once a hematoma is drained, the doctor can then directly operate on a brain to repair the broken blood vessels. This stop further bleeding and the swelling. अब क्या करता है, अगर हेमेटोमा ड्रेन हो गया है उसके बाद में जो क्लोट फॉर्म हो गया था उसको निकालने के बाद में जो ब्लड वेसल्स रप्चर हुई है उस ब्लड वेसल्स को वापस रिपेयर करेंगे, जिसकी वजह से आगे जो ब्लीडिंग है उसको, जो आगे जो ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं उसको भी वो कम कर सके। तो इसको अपनी बोलते हैं क्रेनियोटोमी। नेक्स्ट वन आता है हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेसिफिकली एडिशनल क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आती है टू प्री कंट्रोल दी हाइपरटेंशन। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी रहेगी हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल करना। सेकेंड वन आता है कंट्रोल कोगुलेशन अबनॉर्मलिटी ड्यू टू द एंटीकोगुलेंट। हम एंटीकोगुलेंट कंटेंट है उसको कंटिन्यूसली देंगे, जिसमें आता है एस्पिरिन, एंड सेकेंड वन आता है हिपेरिन। इसको अपन बोल सकते हैं ब्लड थिनर, ब्लड थिनर, ब्लड थिनर। तो हमें अगर पहले ही फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी हाइपरटेंशन रहेगी, उसको कम करना रहेगी कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना जरूरी होता है। सेकंड प्रायोरिटी अपनी रहती है जो भी कोगुलेशन अबनॉर्मल कंडीशन हो रही है उसको वो मेंटेन करना, किसके थ्रू, एंटीकोगुलेंट थेरेपी, जिसमें आता है एस्पिरिन हम देंगे पर्सन को, एंड सेकेंड वन देते हैं हिपेरिन, और इन दोनों को ही हम बोलते हैं ब्लड थिनर। नेक्स्ट हम करते हैं सर्जिकल डीकम्प्रेशन। सर्जिकल डीकम्प्रेशन मतलब जो सर्जरी के थ्रू हम क्या करेंगे, जो अंदर की साइड में कंप्रेशन हो रहा था उसको हम वहां से कम कर देंगे। जैसे क्रेनियोटोमी के थ्रू जो क्लोट फॉर्म हो रखा था उसको हमने वहां से हटा दिया। फ्लूइड अगर बिल्डअप हो रखा था तो जो ड्रेन है लगा के वहाँ पे ड्रेन अटैच करके जो फ्लूइड को ड्रेन आउट बाहर की साइड में करवा दिया, तो हमने क्या कर दिया, कंप्रेशन है उसको मेंटेन कर दिया, डीकम्प्रेशन। देन आता है सर्जरी फॉर द एन्यूरिज्म एंड द एट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन। अगर एन्यूरिज्म रप्चर हुआ है उसके लिए हम सर्जरी करेंगे। एन्यूरिज्म क्या होता है, जैसे हमने पहले भी देखा था, जो ब्लड वेसल्स है वो बाहर की साइड में आउट पाउचिंग हो जाती है। तो अगर आउट पाउचिंग होने के बाद में यहाँ के मसल्स है वो वीक हो जाएंगे और रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है बाहर चला जाएगा और वो बाहर जाके एक क्लोट फॉर्म को कर लेगा, एक क्लोट बन जाएगा। अगर वहाँ पे क्लोट फॉर्म हो गया है बाहर जाके, तो वो क्या करते हैं, सराउंडिंग प्रेशर है, सराउंडिंग की स्ट्रक्चर उसको कंप्रेस करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो एन्यूरिज्म है सर्जरी के थ्रू हम क्या करेंगे, जो एन्यूरिज्म हो रखा है, जो ब्लड वेसल्स रप्चर हुई है उसको हम वापस रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट वन आता है एट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन, यानी जैसे ये आर्ट्रियोल्स है, उसके बाद में आती है कैपलरीज, एंड कैपलरीज के बाद में आती है वेन्यूल्स। आर्ट्रियोल्स, कैपलरीज, वेन्यूल्स।
लेकिन अगर किसी भी वजह से ये जो कैपिलरीज है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं है, माल फॉर्मेशन दैट मीन्स अबनॉर्मल फॉर्मेशन प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पा रही है, तो इसको भी वो वापस सर्जिकली करेक्ट कर देंगे हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर, क्योंकि अगर ये प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रही है उस कंडीशंस में इसके रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और बाहर क्लॉट फॉर्म होने के चांसेस ही रहते हैं। तो सर्जिकली हम यहाँ पे एन्यूरिज्म और जो ये एट्रियोविनस माल फॉर्मेशन हो रहा है इसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन आती है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, वो आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। हम जो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, और ये जो स्ट्रोक कंडीशन है ये एक लाइफस्टाइल डिजीज कंडीशन है। अपनी लाइफस्टाइल के अंदर हमने अनहेल्दी लाइफस्टाइल को अडप्ट कर लिया है, उस कंडीशंस में होता है। तो अगर इसको प्रिवेंट करना है तो हमें जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसको हमें वापस हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर लेके आना पड़ेगा, या फिर हम हेल्दी लाइफस्टाइल को शेड्यूल करना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करेंगे। सेकेंड वन डायबिटिक मेलाइटस है उसको हम मैनेज करेंगे। अब डायबिटिक मेलाइटस है उसको हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आता है एक्सरसाइज, जिसकी वजह से क्या होता है जो अपनी स्केलेटल मसल्स है वो ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ा देंगे। एक्सरसाइज क्यों करते हैं, इंक्रीज दी ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, किसके थ्रू, बाय दी स्केलेटल मसल्स। एक्सरसाइज करेंगे। सेकेंड वन आता है डाइट प्लान करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम जो शुगर कंपोनेंट है वो कम देंगे। एंड थर्ड वन आता है मेडिकेशन, एक्सरसाइज के साथ साथ में हम यहाँ पे करते हैं स्लीप वेकअप साइकिल। स्लीप वेकअप साइकिल मेंटेन। नेक्स्ट वन आता है अपना लिपिड मैनेजमेंट। अब लिपिड मैनेजमेंट अगर अपनी बॉडी के अंदर, सबसे पहले तो हम इसको डाइटरी करेक्ट करेंगे, करेक्शन करेंगे। लिपिड का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो डाइटरी करेक्शन करेंगे। सेकेंडरी हम यहाँ पर लेंगे कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, जिसके अंदर एक ड्रग का नाम है उसको अपन बोलते हैं वॉस्टेटिन या फिर स्टैटिन। अनदर आता है स्मोकिंग के सेशन, कंप्लीटली स्मोक है उसको छोड़ देना। एल्कोहल है उसको भी छोड़ देना, बिल्कुल लेना ही नहीं है। वेट रिडक्शन एंड दी फिजिकल एक्टिविटी, जो अपनी बॉडी का जो हेल्दी वेट है उसको मेंटेन करना एंड फिजिकल एक्टिविटी करना। कैरोटिड आर्टरी इंटरवेंशन के अंदर हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करेंगे कैरोटिड आर्टरी इंटरवेंशन, दैट मीन हम अगर कैरोटिड आर्टरी के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो हम यहाँ पे डॉपलर इंटरवेंशन करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवा देंगे। सब मेडिकेशन जैसे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होती हैं वो हम देंगे, एंटी कोगुलेंट ड्रग देंगे, स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट है वो देंगे। एंड डायूरेटिक्स एंड द एसी इनिबिटर्स, डायूरेटिक्स एंड एसी इनिबिटर हम देते हैं यहाँ पर टू प्रिवेंट दी ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन, या फिर हम इसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो ये था आज का अपना, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग के अंदर सारे के सारे मैनेजमेंट देख लिया। एंड नेक्स्ट अब इसके अंदर आता है अपना कॉम्प्लिकेशंस, कि इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या आता है, फर्स्ट वन आता है जैसे सेरिब्रम, और पहले तो हम देखेंगे ब्रेन के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, फिर हम देखते हैं अदर अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मतलब अगर सीवियर कंडीशन होगा तो अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या डिसफंक्शन होने के चांसेस रहते हैं। जैसे जिसमें आता है ड्यू टू द कॉर्टिकल ब्रेन इंजरी, जिसमें एपिलेप्सी, सीजर एंड द सेरिब्रल एडिमा होता है। रेसिडुअल डिफिशियंसी फ्रॉम द स्ट्रोक, जिसकी वजह से पैरालिसिस एंड अफेसिया मतलब स्पीच डिफिकल्टी होना। अदर में क्या आता है, ड्यू टू द इमोबिलिटी, पर्सन है मोबाइल नहीं कर पा रहा है, किसकी वजह से, पैरालिसिस की वजह से, जिसकी वजह से चेस्ट इन्फेक्शन रहता है।
बैड सोर होने के चांसेस रहते हैं। डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, क्योंकि अगर पर्सन पैरालिसिस है जिसकी वजह से जो स्केलेटल मसल्स अब प्रॉपरली कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से जो विनस रिटर्न ब्लड है वो वापस टुवर्ड्स दी हार्ट प्रॉपरली नहीं आ पाएगा, और विनस ब्लड की वजह से वहां पर जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर क्लॉट फॉर्म होना स्टार्ट कर देंगे। उसको अपन बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगी, रेस्पिरेटरी पंप प्रॉपरली नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से वहां पर एम्बुलेंस फॉर्म होने लग जाएगा। पेनफुल शोल्डर्स, अगर पर्सन कंटिन्यूसली बेड रिडन है तो ये जो शोल्डर है वो भी पेनफुल होने लग जाएंगे। यूरिनरी इन्फेक्शन एंड दी कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि अगर पर्सन बेड रिडन है तो उस कंडीशंस के अंदर जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो भी अगर यहाँ पे ब्रेन अफेक्ट हो रहा है तो जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्पाइनल नर्व ब्रेन के पास में इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं और वहाँ से रिस्पॉन्स को लेके आती हैं। तो अगर यहाँ पर पर्सन लंबे टाइम से बेड रिडन है तो वो कैथेटराइज रहेगा, क्योंकि वो यूरिन आउटपुट प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, और उस कंडीशंस में यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ में ही पर्सन के अंदर यूरिनरी इनकंटिनेंसी एंड द यूरिनरी रिटेंशन होने लग जाते हैं जो स्पाइनल नर्व है उसकी वजह से। नेक्स्ट वन आता है कॉन्स्टिपेशन। पर्सन है वो जो फीकल कंटेंट है उसको पास आउट नहीं कर पा रहा, डिफिकेट नहीं कर पा रहा है। एंड लास्ट वन आता है डिप्रेशन एंड दी एंजाइटी। तो ये आती है इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस। एंड लास्ट वन हम देखते हैं कि अगर एन्यूरिज्म हो गया है तो हम वहां पर क्या एन्यूरिज्म को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। एन्यूरिज्म क्लिपिंग इज परफॉर्म टू प्रिवेंट एन एन्यूरिज्म फ्रॉम रप्चरिंग और लीकिंग ब्लड इनटू द ब्रेन। इट आल्सो कैन हेल्प प्रिवेंट एन एन्यूरिज्म फ्रॉम द ब्रस्टिंग एट सेकेंड टाइम। यहाँ पे जो एन्यूरिज्म फॉर्म हुआ है तो हम उसको वापस रिपेयर कर देंगे ताकि जो सेकेंड टाइम पे एन्यूरिज्म रप्चर होने के चांसेस है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर ए सर्जन मेक एन इncision in the skull to expose the brain. He or she then make a small incision in the brain and place a tiny clamp at the base of the aneurysm. जहाँ पर भी जैसे ये एन्यूरिज्म क्लिपिंग के अंदर क्या होता है, जैसे ये एन्यूरिज्म फॉर्म हो गया, अब यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो बेस है इसका एन्यूरिज्म का बेस ये वाला है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये क्लैंप एट दी बेस ऑफ द एन्यूरिज्म, बेस ऑफ द एन्यूरिज्म हम वहाँ पे क्लैंप कर देंगे। दिस प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड यूजिंग जनरल अनिस्थीसिया, जनरल अनिस्थीसिया में करते हैं। एंड मोस्ट पीपल स्टे इन द हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर अ फ्यू डेज आफ्टर द सर्जरी। उसके बाद में पेशेंट है वो कुछ टाइम तक पर्सन है वो आईसीयू में रहता है, क्योंकि जो एन्यूरिज्म रप्चर हुआ है स्कल के अंदर उसको हम रिक्लिपिंग करेंगे, वापस उसको मेंटेन के ब्लड वेसल्स है उसको हम वापस से मेंटेन करेंगे। तो ये था आज का अपना कंप्लीट टॉपिक, जिसमें सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट अपना कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट मैनेजमेंट देख लिया है एंड कंप्लीटली डायग्नोसिस देख लिया। अब इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर देना। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।